शुभ संध्या। रसायन विज्ञान की समस्त कक्षाओं के बाद अब आप विज्ञान जगत के एक प्रभावी भाग भौतिक विज्ञान के अंशों का अध्ययन करने के लिए तैयार। पहला टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, वही थ्योरी फॉर्म क्वेश्चन वाले सिस्टम से कंसेप्चुअल स्टडी की तरफ बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इसमें आपको सीखने में उतनी ज्यादा सुविधा होगी जितना आप कल्पना करते हैं। बल, चूंकि आपका टॉपिक ही यही है, बल एवं गति के नियम। एक महान वैज्ञानिक हुए हैं, बचपन में हमने पढ़ा, किसी पेड़ के किनारे जाके बैठ गए थे, टीचर ने डांट दिया होगा, अंदाजा तो यही लगाया जाता है, और गलती से एक सेब गिरा था। अब ये सेब कहीं आम भी हो सकता है, कहीं कुछ और भी फल हो सकता है, लेकिन सेब ही बताते हैं। सेब गिरा और बस। अगर हम होते तो ये सोचते कि सेब गिरा है, खाया कैसे जाए। उन्होंने ये सोचा कि ये नीचे क्यों आया, आसमान की तरफ क्यों नहीं गया। बस यही विज्ञान है। और वो तेज तर्रार प्रतिभागी थे, उन्होंने अपना सारा दिमाग वहां डाइवर्ट कर दिया कि ये आखिर नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। और वहां से जो ढूंढ कर लाए वो फिर बल में आया, वो फिर गति में आया, और वो फिर हमारे भौतिक विज्ञान का हिस्सा बन गया। और अब तो आप भले शिक्षक बनेंगे, उसके लिए भी आपसे पहले रूबरू हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी इन्वेंट थी उनका, बड़ा गहरा अनुसंधान था। बल को परिभाषित किया जा सकता है, बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम की अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। बल किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को बदल सकता है। पहले थ्योरेटिकल ये पढ़ लेता हूं, फिर आपको एकदम साधारण भाषा में बता देता हूं कि क्या है। बल द्रव्यमान के साथ वस्तु का एक परस्पर क्रिया है जो वस्तु के वेग को बदलने का कारण बनता है। एक तो इसको पकड़िए कि ये वेग को बदलता है, एक समान गति, और एक विराम की अवस्था को बदलता है। किसी विशेष वस्तु को धकेलने या खींचने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये बोर्ड है, इस पर ये धक्का दे दें, धक्का देने की आदत हम बड़े छोटे से सीख जाते हैं। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, खेल के मैदान में गया, उसकी मर्जी का खेल नहीं हुआ, ले धक्का। छोटे बच्चे हैं, उनमें भी ये परंपरा पता नहीं कहां से विकसित हो जाती है। उसकी बात नहीं मानी, एक छोटे बच्चे ने दूसरे छोटे बच्चे से मिलान किया, उसकी बॉल नहीं दी, ले धक्का। बस वो फोर्स वही है। अब हुआ क्या, एक व्यक्ति ने जब दूसरे व्यक्ति को धक्का दिया या मैंने किसी दीवार को धक्का दिया, तो यहां पर हमारे शरीर से या हमारे द्वारा एक प्रकार का एक काम किया जा रहा है। वो द्रव्यमान के रूप में भी है, त्वरण के रूप में भी है, क्योंकि ये धक्का किसी निर्दिष्ट दिशा में जा रहा है। इसका कोई ना कोई परिणामी बल भी है, इसका कुछ नियतांक भी होगा आगे चलकर। तो ये सब एक साथ जो काम हो रहा है वो बल की श्रेणी में आता है। अब इसमें क्षमता क्या है, अगर आप किसी को धक्का देते हैं, इसको अभी तक धक्के से ही बोल रहा हूं ताकि जल्दी से समझेंगे। ये बल, ये फोर्स बोलने लगूं तो एक जीव विज्ञान में बड़ा शब्द है, शानदार सा,
उसके लिए अगर मैं याद करूं ना, तो समष्टि, ये कुछ उलझाने वाली चीजें होती हैं। ये समष्टि, समष्टि घनत्व जब बोला जाता है तो बड़ी तकलीफ होता है। अब अगर मैं इसी को जनसंख्या घनत्व के रूप में बोलूं तो आप में से सबको आ रहा होगा। जनसंख्या घनत्व सब जानते हैं, समष्टि घनत्व बोल दिया तो लगा जैसे पूरा हिमालय पे माथे पर रख दिया हो। ठीक वैसे ही हम धक्के से लेते हैं। यदि ये एक बाहरी कारक है तो धक्का स्वाभाविक है कि बाहर से ही दिया जा रहा है। जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था या विराम की अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को, मतलब यहां से लीजिए, विराम की अवस्था को परिवर्तित करता है। तो धक्का विराम की अवस्था में, कोई सीधा खड़ा है, स्टैच्यू बना हुआ, आप जाके धक्का दे दीजिए, विरामावस्था गई। अगर सरल रेखा में समान गति चल रही है, हाईवे पर एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और एक बड़ा सा टैंकर आके उसको साइड से भिड़ता हुआ निकल जाए, स्वाभाविक है कि उसकी अवस्था को बिल्कुल ही बदल के रख देगा। द्रव्यमान के साथ वस्तु का एक पारस्परिक क्रिया है, वो मैंने अभी कहा आपको कि ये द्रव्यमान से जुड़ी हुई है और जो वेग को भी बताता है। जैसे ही इसका फॉर्मूला अगर आपको बताऊं कि FMA लिखा जाता है तो आप समझ जाएंगे ये दोनों ही बातें। F दिखाता है फोर्स यानी बल को, M द्रव्यमान का त्वरण के साथ गुणन है, यही इसका सूत्र भी है, ये बात ये बता रहा है। और किसी विशेष वस्तु को धकेलने या खींचने के रूप में, अब हमारे पास कोई वस्तु रखी हुई है, फर्ज कीजिए ये मेरे हाथ में है, मैं यहां से इसको धागे से बांध दूं और फिर मेरा एंगल ये होगा और मैं वहां से खींचना शुरू करूंगा और ये यहां से सरकना शुरू हो जाएगा, तो ये भी उस दायरे में आता है। तो इस तरीके से उपयुक्त सभी, यानी ये सब जो कैरेक्टर आपने पढ़े हैं वो बल से रिलेटेड है। बल की एसआई इकाई है, एसआई क्या, पहले तो वो समझ लीजिए। सिस्टम इंटरनेशनल जो मापन के लिए अंतरराष्ट्रीय या वास्तविक संस्थान है जो इसको अप्रूव करती है, वो तय कर चुका इसकी इकाई को मीटर, किलोग्राम, पाउंड या न्यूटन। चूंकि ये खोजा गया था महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन द्वारा और उन्हीं के सम्मान में इनकी इकाई न्यूटन मानी गई है। बल का मात्रक 1 न्यूटन का मान 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और 10 किलोग्राम। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी के मात्रक का मान जो दिया जाएगा वो एक ही इकाई के अंदर होगा। तो सबसे पहले तो आप एक पे फोकस कर लीजिएगा, 2 जगह ही लिखा हुआ है। फिर ये जो आया है आपका न्यूटन, वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पे आएगा, तो यहां पे स्क्वायर है नहीं और ये यहां पर कट गया है। तो आपका उत्तर, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो 2 साधारण सी बातों पे अपने उत्तर को फाइंड कर सकते हो। 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 आएगा नहीं क्योंकि एक इकाई से वो काउंट हो रहा है, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इन दोनों बातों से हम समझ सकते हैं। बल की प्रबलता के आधार पर बल के प्रकार हैं। वैसे सामान्य बलों में जाया जाए तो बहुत सारे बलों के प्रकार दे रखे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल होगा, घर्षण बल होगा, वैद्युत बल होगा, चुंबकीय बल होगा, लेकिन यहां बात प्रबलता की हो रखी है। तो प्रबलता के आधार पर प्रारंभिक तौर पे बल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया था। एक डाला संतुलित बल और दूसरा था असंतुलित बल।
ये दोनों क्या चीज है वो समझिएगा। एक ही समय में दो विपरीत दिशाओं में बराबर बल यदि डाला जाए तो वो जो बल, परिणामी बल होगा उसका, वो शून्य हो जाता है, तब यह संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। यदि इस पेन को दोनों ही दिशाओं से मैं समान बल से खींचूं तो इसका परिणामी बल शून्य हो जाएगा और यह एक संतुलित बल होगा। अब मैं इस हाथ से केवल ये उंगली ले लूं और इससे पूरे इस तरीके से अगर इस पे बल डालता हूं तो ये असंतुलित होगा, क्योंकि एक तरफ का जो इस पे लगने वाला बल है दूसरे के भांति बराबर नहीं है और उसको शून्य नहीं कर रहा होगा। रस्साकसी में अगर समान स्थिति मौजूद है तो वो संतुलन में आ सकता है, अन्यथा अधिकांशतः यह असंतुलित बल होता है, क्योंकि दोनों दिशाओं से खींचने वाले लोगों का संतुलन जो है एक स्थिति में या परिणामी बल शून्य होना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये प्रकार 2 हो जाएंगे। किसी वस्तु पर लगने वाले बल का परिणामी बल शून्य होने पर संतुलित बल, और ये नहीं होता है तो असंतुलित बल। प्रकृति में व्याप्त बल नहीं है। अब गुरुत्वाकर्षण बल से ही तो बल की दुनिया को जाना गया, क्योंकि वो सेब नीचे क्यों आया था उसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल था, और गुरुत्वाकर्षण बल से ही सारी चीजें आई। वैद्युत बल ये आवेश से रिलेटेड है, सर्वव्यापी। अभिकेंद्रीय बल किसी वृत्तीय पथ में अगर परिक्रमण हो रहा है तो उसका सारा नियत बल उस केंद्र की तरफ होगा, और यह अभिकेंद्रीय बल में आता है। इनमें से कोई नहीं, स्वाभाविक है कि कोई नहीं, क्योंकि ये सारे बल प्रकृति में व्याप्त हैं। न्यूटन द्वारा प्रमाणित इस बल के कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच का संबंध समझना आसान हो गया। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, आपका ये वैद्युत आकर्षण, अभिकेंद्रीय, और इनमें से कोई नहीं। सेंट्रीफ्यूजल लें या गुरुत्वाकर्षण ले लेते हैं, तो इन दोनों में से जो पृथ्वी के का संबंध सूर्य के साथ बताएगा वो ये बता रहा है, क्योंकि इसी से वो तय हुआ कि कोई भी वस्तु जो गिरेगी वो नीचे की तरफ गिरती चली जाएगी। सड़क और वाहन के पहियों के बीच लगने वाला बल है, ये घर्षण बल होगा। दो बल की दो परिस्थितियां और बताइए, संपर्कित बल और गैर संपर्कित बल। एक वो बल जो वस्तु के आपस में संपर्क में आने पर लगता है, और एक बल वो जो वस्तु आपस में संपर्कित तो नहीं है लेकिन वह कार्यरत होता है। और वैसे बल और आकर्षण प्रकृति में हर पिंड पर कार्यरत है, आकर्षण बल। और निश्चित रूप से अगर हम इसको एक प्रयोग की भांति देखें तो हम अपने हाथ को इस तरह से देख लें, और कुछ परिस्थितियों में आप इसको प्रभावी नहीं करेंगे तब भी ये आपस में जुड़ जाएगा, जबकि आपकी तरफ से इस पर कोई अतिरिक्त बल नहीं लगाया गया है। उसके बावजूद ये प्रकृति का प्रत्येक पिंड पर लगने वाला आकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल सड़क और वाहन के बीच में नहीं होगा, ये घर्षण बल काम करता है, जिसकी वजह से गति होती है। और ये इसमें और भी उदाहरण से सामने आएंगे, क्योंकि इसका रोल हर जगह है। फर्श अगर चिकना है और वहां पर्याप्त गति नहीं हो रही है, या खुरदरे स्थिति में ज्यादा
गति हो रही है, उन सबका कारण ये होता है। और कहीं पे जो घरों में छत में प्लास्टर करने से पहले जो डॉट 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 स्पॉट डाले जाते हैं, उन सबका कारण भी इन सब से जुड़ता हुआ जाता है। तो इसका खुद का अपना महत्व है। और एक बड़ा अच्छा प्रश्न है इससे संबंधित कि यदि किसी कार पर पूरा बल लगाया जाता है और उसके फिर बल जो लगने वाला परिणामी बल है, दोनों ही बल एक दूसरे को निरस्त कर देता है, फिर भी वह उस कार में गति होती है, तो वह किस कारण से होती है? एक रुकी हुई कार है, आप अगर वो लुढ़क रही है या कह सकते हैं ढलान पर खड़ी कार गति कर रही है, आपने पूरी ताकत लगा दी, आपने लगाई, आपके दो दोस्तों ने मिलकर लगाई और उसको रोकने का पूरा प्रयास किया है, तो माना यह गया है भौतिक विज्ञान के नियमों में कि जितना बल लग रहा था उसका विपरीत बल लग रहा है, तो बल आपस में कट गया। उसके बाद यानी परिणामी बल तो शून्य आ चुका है, फिर भी गति क्यों हो रही है? तो वहां पर ये आपको पढ़ना अवश्यंभावी होगा। यहां आपका उत्तर घर्षण बल। इसके बहुत सारे और भी उदाहरण होंगे। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, सर आइजैक न्यूटन के गति के नियम और सर्वव्यापी सर्वज्ञात 3 नियम उन्होंने दिए थे। न्यूटन गति के संबंध में वापस वही पृष्ठ की भाषा असंगत है, यानी ढूंढेंगे जो संगत है उनको छोड़ना है और जो असंगत है वो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रथम नियम कहता है जड़त्व का नियम है। जो न्यूटन ने पहला नियम दिया था निश्चित रूप से वो जड़त्व का नियम था। उस नियम के अनुसार ये दिखाया गया था कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो तब तक वो गतिमान नहीं हो सकती जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर कार्यरत नहीं हो। और ये उस वस्तु की विरामावस्था पर होने की स्थिति जो है वो जड़त्व कहलाता है। ये गुण उसका जड़त्व कहलाता था और इसी आधार पर गति का प्रथम नियम था। इसका एक बढ़िया सा उदाहरण आप देख सकते हैं। बस में ब्रेक लगता है और आप सीधे विचलित होते हैं या आपका शरीर जो है विस्थापित होता है, आगे की तरफ झुकता है। उन सब का कारण ये होता है, ये कंबल को आप पीटना शुरू करें और उसमें से जो रेत के धूल के कण निकलेंगे वो भी जड़त्व को परिभाषित करेगा, जड़त्व के नियम को दिखाएगा। द्वितीय नियम संवेग का नियम है। इस नियम में यह कहा गया था कि यदि कोई वस्तु निरंतर अविरल रूप से गति कर रही है समान त्वरण से, तो तब तक उसकी दिशा विचलित नहीं होगी या दिशा परिवर्तित नहीं होगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आकर कार्य नहीं करता। इसका सीधा उदाहरण मैंने आपको बताया था कि हाईवे पे एक गाड़ी जा रही है और एक हैवी टैंकर ने उसे कहीं से टक्कर लगा दी, तो निश्चित रूप से जो कार है उसकी दिशा और कह सकते हैं आप दशा दोनों ही बदल जाएगी और वो जो दिशा बदलती है वो संवेग का नियम में आता है। तृतीय नियम बड़ा अद्भुत नियम है और प्रारंभिक दिनों में ही इसकी अंग्रेजी टर्म इतनी अच्छी से क्लियर हो गई थी कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी और वो ठीक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी और उतनी ही मात्रा में होगी जितनी वो क्रिया कर रही है। मतलब जितना एक्शन हुआ है उसका उतना का उतना रिएक्शन होगा, लेकिन डायरेक्शन उसका ऑपोजिट होगा या कह सकते हैं आप उसकी विपरीत दिशा में होगा। लंबा चौड़ा उदाहरण नहीं ले तो 2 छोटे उदाहरणों में इसको समझ लीजिए। बंदूक से गोली दागेंगे तो जो बंदूक का हत्था है वो पीछे की तरफ फोर्स करता है या खींचता है या बल से आघात करता है। ये एक उदाहरण है। नाव से कभी उतर कर देखिए तो जब आप नाव से
नीचे आ रहे होते हैं धरातल की तरफ, तो नाव पीछे की तरफ मूवमेंट करती है। ये सब इसके उदाहरण होंगे। तो न्यूटन का ये भी संगत, ये भी संगत, ये भी संगत, तो जो आपका उत्तर है वो ये है कि इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब सारे सुसंगत बातें हैं, असंगत कुछ भी नहीं है। इस तरह से बल एवं गति के इस प्रश्नोत्तरी से थ्योरी की कक्षा के साथ इस भौतिक विज्ञान का आगाज हो चुका है। पूरे 2 टॉपिक है, हो सकता है अगले 9 ही दिनों में इसको क्वेश्चन आर्क के जरिए ही कंप्लीट कर दिया जाए। तो बने रहिएगा इस फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशनल चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर आपको अशेष बधाइयां, अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।